हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क योर डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर साकिबा अफजल है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मींस ग्लैंड जो है, थायरॉयड ग्लैंड बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, उसकी वजह से एक्सेसिव थायरॉयड हार्मोन जो है स्क्रीट हो जाते हैं। सो थायरॉयड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम करता है और उसकी वजह से एक्सेसिव थायरॉयड हार्मोन जो है स्क्रीट हो जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से साइड सिम्टम्स हो जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। हाइपरथायरॉयडिज्म के ऐसा बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉज जो है वो है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारी जो इम्यूनिटी है बॉडी की, कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है, और ये जो एंटीबॉडीज़ है ये हमारे थायरॉयड हार्मोन पे जो है अटैक कर लेती हैं और उसको स्टिमुलेट करती हैं बार बार, सो दैट वो एक्सेसिव थायरॉयड हार्मोन स्क्रीट करे। सो उसकी वजह से साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ हमारे थायरॉयड ग्लैंड को अटैक करने के अलावा हमारी आंखों पे भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो है बहुत प्रोमिनेंट और प्रोट्रूडेड नज़र आती हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में प्रोप्टोसिस कहते हैं। ये आइज़ पे इफ़ेक्ट होने की वजह से हमारा जो है डबल विजन, कभी कभी दो दो दिखने लगते हैं, कभी कभी स्क्विंट की प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी कभी हमारा पूरा विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ग्रेव्स डिजीज़ हमारी स्किन पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है, सो उसकी वजह से हमारे मल्टीपल पैचेस आ जाते हैं स्किन में, स्पेशली हमारी लोअर लिम्स में, हमारी फिंगर्स और नेल्स पे भी इस ग्रेव्स डिजीज़ का इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट कॉज जो है इंपॉर्टेंट जो हाइपरथायरॉयडिज्म का है, दैट इज़ टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर मींस थायरॉयड ग्लैंड में जो है छोटी छोटी स्वेलिंग्स आ जाती हैं, जिन्हें हम थायरॉयड नोड्यूल्स कहते हैं। तो ये सारे नोड्यूल जो है अपना सेपरेट थायरॉयड हार्मोन स्क्रीट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सेस थायरॉयड हार्मोन जो है हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स आ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी पोस्टपार्टम पीरियड में, मींस प्रेगनेंसी के बाद वाला जो पीरियड है जिसे हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं, उसमें भी थायरॉयडाइटिस होने के चांसेस होते हैं। ये ऑल्दो इट्स वेरी रेयर, 2 to 10% केसेस में देखा गया है कि पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस हो सकता है, बट इसका एक क्लोज रिलेशन है बीटा HCG के साथ। बीटा HCG जो हमारी प्रेगनेंसी में एक्सेसिव स्क्रीट होता है, वो और थायरॉयड हार्मोन का एक क्लोज रिलेशन है। सो जो ही बीटा HCG प्रेगनेंसी में एलिवेट होता है, कभी कभी चांसेस रहते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाए। प्रेगनेंसी में ऑल्दो हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ वेरी कॉमन, बट इन वेरी फ्यू पेशेंट्स, फीमेल प्रेग्नेंट पेशेंट्स, हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। इसके अलावा सबएक्यूट थायरॉयडाइटिस। सबएक्यूट थायरॉयडाइटिस मींस हमारी थायरॉयड ग्लैंड की जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से थायरॉयड हार्मोन जो है स्वोलन हो जाता है और उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर्स कभी कभी आ सकते हैं। कुछ ड्रग्स है जैसे अमाइड्रॉन है, जो हम कार्डियक इलनेसेस के लिए देते हैं, हार्ट रेट और रिदम को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अमाइड्रॉन जो है 37% जो इसका वेट है, इट्स आयोडीन। तो एक्सेसिव अमाइड्रॉन अगर हम दें या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक दें, उसमें उसकी वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इन एडिशन टू दैट, अगर हम कभी आयोडीन डाइट एक्सेस ले, हमारी फूड में ज़्यादा हो या हमारी मेडिकेशंस में ज़्यादा आयोडीन हो, तो उसमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं जो कुछ जो हाइपरथायरॉयडिज्म कर सकते हैं। और इसके एडिशन में, जैसे कि मैंने कहा कि थायरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए सिग्नल जो है ब्रेन से आता है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम ब्रेन में हो, स्पेशली हाइपोथैलेमस में या एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो उसमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है, जिससे हम सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ये तो रहे कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो हाइपर एक्टिविटी। सो पेशेंट बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, इरिटेबल रहता है, एंक्शस रहता है, फटीग्ड, थकान बहुत जल्दी महसूस करता है, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, स्वेटिंग हो जाते हैं, हमारे हाथ जो है बहुत वार्म एंड मॉइस्ट हैंड्स रहते हैं, पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वेट लॉस की प्रॉब्लम बहुत देखी गई है हाइपरथायरॉयडिज्म में। पेशेंट्स का डाइट, एपेटाइट अगर हम देखें तो बहुत अच्छा एपेटाइट रहता है। सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग ए गुड एपेटाइट, पेशेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं वेट लॉस की। डायरिया की भी प्रॉब्लम रहती है। ओलिगोमेनोरिया मीन्स पीरियड्स जो है बहुत इरेगुलर रहते हैं और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जो है साइकिल्स फीमेल्स में आ जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। कभी कभी हमारा थायरॉयड ग्लैंड जो है बहुत स्वोलन हो जाता है, जिसे हम गोइटर कहते हैं। कैल्शियम लेवल्स की अगर हम बात करें, तो कैल्शियम लेवल जो हाइपरथायरॉयडिज्म में है, कैल्शियम लेवल्स लो रहती हैं, कैल्शियम यूरिन के साथ ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगता है। कभी कभी हमारी बोन से भी जो है कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाता है, वो तो वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपोरोसिस होने का बहुत चांस रहता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। डायग्नोसिस कैसे करें हाइपरथायरॉयडिज्म का, तो इसके लिए हम थायरॉयड प्रोफाइल ऑर्डर करते हैं। तो इसमें हम TSH एंड T3 एंड T4 देखते हैं। तो
TSH जो है हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है वो लो होगा और T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन्स है वो हाई होंगे। इसके अलावा जो थायराइड एंटीबॉडीज़ हम करते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ अगर हमें सस्पिशन हो कि ग्रेव्स डिजीज़ इज़ द कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उसके लिए कुछ एंटीबॉडीज़ हम टेस्ट करते हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है या TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी है, तो ये एज अ पार्ट ऑफ थायराइड इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। रेडियो आयोडीन अपटेक भी हम कभी कभी देख लेते हैं कि ग्लैंड में कितना अपटेक हो रहा है, ये ग्रेव्स डिजीज़ में अपटेक ज़्यादा रहता है, तो ये भी हम एज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ऑफ नेक, कभी कभी थायराइड जो है स्वोलन हो जाता है, मल्टीपल नोड्यूल्स हो जाते हैं, तो वो नोड्यूल्स देखने के लिए उनका इको टेक्सचर कैसा है, उनका पैटर्न कैसा है, वो हम अल्ट्रासाउंड नेक से हमें पता चल जाता है। और FNAC बायोप्सी भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है देखने के लिए कि ये जो स्वेलिंग्स है ये नॉर्मल स्वेलिंग्स है या कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग्स है। इसके अलावा MRI एंड CT स्कैन ऑफ द ब्रेन जो है, अगर हमें कोई सेंट्रल कॉज, हमें सस्पिशन हो कि कोई सेंट्रल कॉज है, ब्रेन में कोई कॉज है जो हाइपरथायरॉयडिज्म कर रहा है, तो उसके लिए हम MRI और CT स्कैन भी कर सकते हैं। कैल्शियम लेवल्स, जैसा कि मैंने कहा कि कैल्शियम लेवल्स कम रहती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड ब्लड शुगर्स हम एज एडिशनल जो इवैल्यूएशन करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, मेडिसिन्स, सर्जरी एंड रेडियो आयोडीन अपटेक। सो मेडिसिन्स में जो कॉमन मेडिसिन जो हम देते हैं वो प्रोपेनोलॉन है। प्रोपेनोलॉन जो है ये हम एज ए कार्डियक ड्रग यूज़ करते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसे कि मैंने कहा पैल्पिटेशन, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई रहती है, पेशेंट बहुत एंग्शियस रहता है, इरिटेबल रहता है, तो ये सारे साइन सिम्टम्स जो है प्रोपेनोलॉन जो है कंट्रोल कर लेता है। इसका लेकिन पर से जो है थायराइड हार्मोन पे इफेक्ट नहीं रहता, तो ये बस सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम हाइपरथायरॉयडिज्म में देते हैं। थायराइड हार्मोन्स को डिक्रीज़ करने के लिए हम एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं। इसके हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथेमेजोल। ये दोनों मेडिसिन जो है हम यूज़ कर सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। इनका जो कॉमन एक साइड इफ़ेक्ट है वो WBC काउंट जो है हमारा कम कर लेता है। सो हमें चांसेस रहते हैं कि रिकरेंट इन्फेक्शंस हो। सो जो ही हम ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट्स को क्लोजली वॉच करना पड़ता है कि कोई ऐसा कोई साइन सिम्टम डेवलप ना हो जिससे हमें ये मेडिसिन स्टॉप करनी पड़ी, या पेशेंट टॉलरेट कर रहा है मेडिसिन और या नहीं। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथेमेजोल और एंटी थायराइड ड्रग्स जो हम हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है हमारा ट्रीटमेंट का, दैट इज़ रेडियो आयोडीन एब्लेशन। रेडियो आयोडीन एब्लेशन में हम क्या करते हैं कि थायराइड ग्लैंड को ही एब्लेट कर लेते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि लॉन्ग रन में हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप करने के चांसेस रहते हैं। रेडियो आयोडीन एब्लेशन हम प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में अवॉइड करते हैं। सर्जरी का भी एक ऑप्शन रहता है, दैट इज़ द लास्ट ऑफ ऑल। अगर हमारा मेडिसिन से या रेडियो आयोडीन एब्लेशन से हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट नहीं होता है तो सर्जरी का भी ऑप्शन रहता है। सर्जरी हम ऑफर यूजुअली यंग पेशेंट्स में करते हैं। सर्जरी के ऑप्शंस हमारे जो रहते हैं, या तो हम 1 लोब रिमूव कर सकते हैं, या 1.5 लोब जो है रिमूव कर सकते हैं, या पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड ही रिमूव कर सकते हैं, जिसमें चांसेस रहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म आगे डेवलप होने के। प्रेगनेंसी इन हाइपरथायरॉयडिज्म अगर हम बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में हम प्रेगनेंसी में स्पेशली हम उतना ओवर ट्रीट नहीं करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी में कॉमन है। हम ओवर ट्रीट पेशेंट को, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ओवर ट्रीट करें, थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं ट्रीटमेंट में, क्योंकि थायराइड हार्मोन की ज़रूरत बहुत प्रेग्नेंट फीमेल एज वेल एज न्यूबॉर्न बेबी को रहती है। बट हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन जो है एक्सेसिव रहता है, तो इसमें हम यूजुअली हम ट्रीट इतने ज़्यादा हम एग्रेसिव नहीं रहते हैं ट्रीटमेंट में। वी ट्राई टू अंडर ट्रीट द पेशेंट। इसमें क्या हम करते हैं कि हम थायराइड हार्मोन को जो है अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल पे ही रखते हैं। प्रेगनेंसी में हम यूजुअली प्रोपाइल थायोयूरेसिल यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका जो है न्यूबॉर्न फीटस पे इफेक्ट थोड़ा कम रहता है। सो प्रोपाइल थायोयूरेसिल यूजुअली हम प्रेगनेंसी में जो है प्रेफर करते हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी में हम इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं इसलिए रहते हैं बिकॉज जैसे कि हमने देखा कि बीटा HCG का क्लोज रिलेशन है थायराइड हार्मोन के साथ। सो जो ही प्रेगनेंसी प्रोसीड होती है तो बीटा HCG लेवल्स भी नॉर्मलाइज होने लगते हैं और उसके साथ साथ थायराइड हार्मोन भी नॉर्मल होने लगता है। दैट इज़ वाई वी आर नॉट वेरी एग्रेसिव इन ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।